जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो ये कि एमपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आज ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम इस वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं। जैसे यदि हम बात करें तो फॉर्म कब से प्रारंभ हो रहे हैं, इसके अलावा लास्ट डेट क्या है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है हम उसकी भी चर्चा करने जा रहे हैं। आयु में क्या क्या छूट है और क्या क्या बदलाव हुए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पहलू होने जा रहे हैं। क्योंकि इस बार हमें देखने मिल रहा है कि बहुत सारे बदलाव की चर्चा पहले से ही चल रही थी और अभी नोटिफिकेशन में क्या है ये हम क्रम से भी देखने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम इसे बिना समय गवाए प्रारंभ करें। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन में सामने है आवेदन की, इसमें तिथि आपको मेंशन की गई है। ठीक है, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 के लिए ये नियम पुस्तिका जारी की गई है। आपको यहाँ पर बता दें कि ये आरक्षक के लिए है, ना कि एसआई के लिए। ठीक है, मतलब ये कांस्टेबल के लिए है, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति है कि क्या ये दोनों मर्ज करके दिए गए हैं। जैसे अभी हाल ही में देखने मिला था फॉरेस्ट का और जेल का। जेल में भी जेल आपके प्रहरी का भी था और साथ में जेल उप अधीक्षक का भी था। तो फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर ये कांस्टेबल का अलग नोटिफिकेशन है और जल्द ही एमपीएसआई का नोटिफिकेशन भी आउट होने वाला ही है। तो आप अपनी तैयारी तो बना करके ही चलिए। आगे बात करें यदि तो प्रारंभ जो तिथि है यहाँ पर एप्लीकेशन की वो है आपका 26/6/2023 से लेकर के 15/7/2023 तक, यानी कि आप 15/7/2023 तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये अंतिम तिथि है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो परीक्षा की जो दिनांक है, हमारा जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 12/8/2023 से 12/8/2023 से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर अब आगे मेंशन किया गया है जो भी शुल्क वगैरह है तो वो वैसी ही है जैसे अन्य हमारे व्यापम के फॉर्म में होती है। आगे बात की जाए दोस्तों, परीक्षा 2 पाली में होगी, इसके लिए भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। बात की जाए इन दोनों पालियों की तो यहाँ पर प्रथम पाली का जो समय है वो आपके सामने है, 9:30 से 11:30 के बीच में आपका एग्जाम रहेगा और दूसरा 2:30 से 4:30। तो ये भी उतना हमारे लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल हम बात करें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वैकेंसी कि आखिर कुल पद कितने हैं। तो कुल पद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7090, यानी कि 7000 प्लस पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें कि लगभग 15,000 प्लस की चर्चा हो रही थी, यानी कहीं ना कहीं 15,000 से अधिक पद खाली हैं, पर यहाँ पर 7,000 पद ही हैं, जो कि निश्चित तौर पर कम है। हो सकता है कि इन्होंने 2 पार्ट में इसे आपके सामने रखा है। अभी एक बार वैकेंसी आई हुई है और कुछ समय बाद लगभग 1 साल के अंदर में ही वो इतने ही पदों के लिए एक बार फिर से आपकी इस परीक्षा को कंडक्ट कराएं। अब बात की जाए इन 7090 पदों की तो यहाँ आपको देखने मिल रहा है कि जो श्रेणीवार पद हैं वो आपके सामने है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए कितने कितने पद हैं। बात की जाए कुल पदों की तो कुल पद तो 7090 हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए यदि हम बात करें विशेष सशस्त्र बल की तो वो आपके हैं 2646 पद। इसके अलावा यदि हम बात करें सामान्य ड्यूटी की, जनरल ड्यूटी आरक्षक की, तो वो आपको देखने मिल रहा है 4444 पद। इसमें भी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटे गए हैं पद, उसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप इस पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो वो आपको कर्मचारी चयन मंडल के ऑफिशियल साइट पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्र एकेडमी जबलपुर पर जाकर के भी इस पीडीएफ को देख सकते हैं। अब आगे यदि बात की जाए इसी आरक्षक जनरल ड्यूटी के अंतर्गत आने वाले रेडियो ऑपरेटर के पदों की तो इनकी कुल संख्या है 321। इसमें भी कैटेगरी वाइज जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है वो है शैक्षणिक अर्हताएं। ठीक है, यदि हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो उसमें आप देखेंगे आरक्षक जीडी के लिए यहाँ पर 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं की परीक्षा तथा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना यहाँ पर महत्वपूर्ण है। बात की जाए अनुसूचित जनजाति के लिए तो वहां आप देख पा रहे हैं 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना यहाँ आवश्यक है। आरक्षक रेडियो ऑपरेटर की यदि बात की जाए तो मान्यता प्राप्त किसी मंडल या किसी संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटी से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल अथवा हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा हुआ कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास किया हुआ हो। तो ये यहां पर हमें देखने मिल रहा है कि भाई आरक्षक रेडियो ऑपरेटर वर्ग के लिए ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये तो बात हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब आगे बात की जाए एज में रिलैक्सेशन की, कि आयु में क्या छूट यहां दी गई है। तो आपके सामने एक चार्ट है जिसमें आप देख पा रहे हैं लगातार +3 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोविड के कारण। जी हां दोस्तों, कोविड के कारण 3 वर्ष की छूट लगभग हर कैटेगरी को दी गई है। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहां देख पा रहे हैं और आप उसमें से देख सकते हैं कि भाई आपकी कैटेगरी में क्या आपका एज का यहां पर क्राइटेरिया रखा गया है या एज की लिमिट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा जहां 33 वर्ष थी वो कोविड के चलते अब हो चुकी है 33+3, 33+3 = 36, यानी कि वो अब 36 वर्ष की आयु तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो आपकी कैटेगरी है आप इसमें देख सकते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट यदि अब हम बात करें दोस्तों यहां पर और क्या महत्वपूर्ण है तो वो है आपका एक बिंदु परीक्षा की योजना। बात की जाए यहां पर परीक्षा की योजना की, जो कि निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि फॉर्म भरना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भाई इस बात को समझना कि परीक्षा की योजना क्या रहने वाली है। ठीक है, तो वो आपके सामने है कि यहां आपके 2 चरण हैं। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे यानी कि MCQ होंगे, और बात की जाए इन प्रश्नों की तो इनकी अधिकतम संख्या 100 रहने वाली है। ठीक ऐसे ही द्वितीय चरण की यदि हम बात करते हैं तो उसमें आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण रहने वाला है। यहां इंपॉर्टेंट बिंदु है कि बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों के मन में यह भ्रांति थी कि क्या पहले फिजिकल होगा या पहले एग्जाम होगा। तो अब नो डाउट यहां पहले एग्जाम होने जा रहा है। तो फिजिकल के क्या क्राइटेरिया है, कितना फिजिकल में हमें दौड़ना है, कितने अंक मिलने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने हमें मिल रहा है इस PDF में। ठीक है, लेकिन आपको उसमें टाइम नहीं गंवाना है, आपको वहां नजर ही नहीं डालनी है भाई, क्योंकि आपको पहला चरण पास करना है। पहले तो जब आपका एग्जाम हो जाए जिस दिन, उसी दिन से आपको फिजिकल में जाकर के देखना है कि फिजिकल की क्या क्राइटेरिया है। तो मैं फिर से यहां पर रिपीट करूंगा कि समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है कि कितने सेकंड में कितना लाभ मिलने वाला है, कितने अंक मिलने वाले हैं, वो तो बात की बात है, वो दूसरा चरण है। पहले तो हमें पहले चरण को ही पास करना है। ठीक ऐसे ही आगे यदि हम बात करें तो प्रथम चरण में जो आप यहां देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु, अधिकतम 100 अंक और सही उत्तर के लिए 1 अंक की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट 3 जहां पर लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का कोई अंक नहीं काटा जाएगा गलत होने पर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सामान्यतः आपको बता दें कि व्यापम के किसी भी एग्जाम में या कर्मचारी चयन मंडल के किसी भी एग्जाम में माइनस मार्किंग तो हमें देखने मिलती ही नहीं, तो माइनस मार्किंग का तो सवाल ही खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद बात की जाए कि इन प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहेगी। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 100 रहने वाले हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहां इंपॉर्टेंट बिंदु है कि सिलेबस की चर्चा इन्होंने नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं की है। इन्होंने मोटे तौर पर लिख दिया है कि 40 अंक का आपका सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान रहने वाला है, 30 अंक का आपका बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि रहने वाली है। ठीक ऐसे ही 30 अंक का आपका विज्ञान और सरल अंकगणित रहने वाली है। यानी कि ये परीक्षा वैसी ही रहने वाली, इसका जो पैटर्न है वैसा ही है जैसा कि अब तक हमें कांस्टेबल की परीक्षा में देखने मिलता था। ठीक है, वैसा ही रहने वाला है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है तो आपको प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी सी अलग नजर आने वाली है, लेकिन जो मैथ है, साइंस है और बाकी चीजें वही रहने वाली हैं। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था कि हिंदी भी ऐड कर सकते हैं और इंग्लिश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश नहीं आनी है, सिर्फ और सिर्फ मैथ, रीजनिंग, साइंस और GS और करंट अफेयर। इसके लिए बहुत जल्द हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको टॉपिक वाइज बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कम समय में कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। आगे यदि हम बात करें तो अब इंपॉर्टेंट बिंदु है, फॉर्म भरने से पहले एक बार इसे जरूर देखें कि क्या आपकी उतनी हाइट है या नहीं है। बस सिर्फ आपको बस हाइट देखनी है। आप यहां बात की जाए यदि हाइट की दोस्तों की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो विशेष सशस्त्र बल के लिए यहां दिया हुआ है कि भाई पुरुष उम्मीदवार जो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट इंपॉर्टेंट है। गोरखा, गढ़वाली, कुमायूं के मामले में 157 सेंटीमीटर, मराठा और SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले में 165 सेंटीमीटर हाइट जरूरी है। फिर यदि हम बात करें विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, तो आपका आरक्षक के लिए दोस्तों यहां पर पुरुष वर्ग में 168 सेंटीमीटर, ठीक है, और महिला के लिए यहां चाहिए है आपके 155 सेंटीमीटर। बात की जाए यहां पर जो विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट जिसे छूट दी गई है वो है अनुसूचित जनजाति के, और उनके मामले में पुरुष की हाइट 160 सेंटीमीटर जबकि महिला की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहां पर आपका इस नोटिफिकेशन के महत्वपूर्ण बिंदु कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा यदि बात करें दोस्तों तो 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। जैसे यदि हम बात करें 7000 पोस्ट हैं, लगभग 7090 पद, तो उसके लिए 7 गुना यानी कि लगभग 49,000 लोगों को सेकेंड चरण के लिए फिजिकल हेतु बुलाया जाएगा। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट करें, और जो सिलेबस की हमने बात की है उसे हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं टॉपिक वाइज कि आप कैसे पढ़ें। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।